So Ratnesh, how is your real and real estate life going on? रियल लाइफ इज़ गोइंग गुड। और रियल एस्टेट की बात करें तो इंदौर इज़ एन एमर्जिंग सिटी। क्योंकि अब रियल एस्टेट में तो आप अभी आए हैं, उसके पहले मैं पढ़ रहा था कि आप एक अलग जर्नी पे थे। यूपीएससी, सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस। रियल एस्टेट एक बैकग्राउंड होने के बाद भी आपने यूपीएससी को क्यों सिलेक्ट किया? बहुत लोगों ने बोला कि ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, आप ऐसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो जहाँ पे 0.02% का सक्सेस रेट है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप आईएएस ना बन के एक वापस अपने बिजनेस में एज अ रियल एस्टेट डेवलपर आज काम कर रहे थे। आई वॉज एट द 600th पोजिशन बाय मार्क्स, बट बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम आई वॉज नॉट इन द लिस्ट। तो ऐसे में परम रामा ग्रुप क्या वो आइडियोलॉजी लेके, क्या वो अपना कोर लेके चल रहा है कि मुझे इस मिडिल क्लास को फैसिलिटेट करना है? परम रामा ग्रुप की शुरुआत 1984 में हुई। फादर, चाचा सब ने मिलके इंदौर में काफ़ी रेशो प्रोजेक्ट्स में बिल्डिंग्स बनाई। मथुरा अपार्टमेंट, संगीता अपार्टमेंट्स अपना संगीता पे। तो हमारा फोकस स्टार्टिंग से था कि हम इस मिडिल क्लास को पकड़ के मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट बनाए। आप मानोगे नहीं, हमने 171 रुपये में पहली कॉलोनी लॉन्च करी थी। ऐसा क्या खास सनावदिया में है या ऐसा क्या खास उस लोकेशन में है कि बायर वहां पर जाएगा उस चीज को लेने? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लग्जरी आप किसको बोलते हो? तो मेरे लिए तो वो ग्रीनरी होती है। तो यही शिफ्ट इंदौर को लाना पड़ेगा। लग्जरी का मतलब 3000 रुपये स्क्वायर फीट का फर्नीचर वाला डेवलपमेंट नहीं है। लग्जरी का मतलब वैसी बिल्डिंग्स नहीं है जिसकी बालकनी से आपको ट्रैफिक दिख रहा है। लग्जरी का मतलब है जब आपकी बालकनी में जाओ तो आपको पूरा राला मंडल दिखे। लग्जरी का मतलब है जब आप ट्रैफिक से, लोगों की किचकिच से और लोगों से थक जाओ तो आप ऐसे एरिया में जाके अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करो जो बहुत पीसफुल है। वो ऑफर करता है सनावदिया। इंदौर का रियल एस्टेट मार्केट मल्टी डायमेंशनल और मल्टी एस्पेक्ट में ग्रो कर रहा है। जिस हिसाब से हम प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं उस हिसाब से हम वर्टिकल ग्रोथ भी देख रहे हैं, अपार्टमेंट्स भी देख रहे हैं, हाई राइज भी देख रहे हैं। सो जिस हिसाब से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ विद इन द सिटी भी हो रही है और नियर बाय सिटीज़ भी हो रही है, और वही ग्रोथ इंदौर के रूरल्स में भी हो रही है। तो ऐसे ही एक रूरल प्रोजेक्ट के बारे में आज की ये कन्वर्सेशन है। और इस प्रोजेक्ट की अच्छी बात या इस ग्रुप की अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये सस्टेनेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट्स की जो लोकेशंस होती हैं वो जनरली कवर्ड बाय ग्रीनरी होती हैं, नेचर के करीब होते हैं ये प्रोजेक्ट्स। और ये जो ग्रुप है इसकी एक कोर फिलॉसफी है मिडिल क्लास को लेके। तो आज की ये मेरी कन्वर्सेशन है ऐसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ जो इंटरव्यू लेवल तक गए थे और आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन अब वो हो गए हैं एक फुल टाइम रियल एस्टेट डेवलपर। तो आज की कन्वर्सेशन में हम डिकोड करेंगे परम रामा ग्रुप के बारे में, उनकी कोर आइडियोलॉजी के बारे में, वो रियल एस्टेट को लेके क्या सोचते हैं, पॉलिसीज़ के क्या वो चेंजेस हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या वो प्रोएक्टिवनेस अब लाने की ज़रूरत है। वो सारी बातें आज इस कन्वर्सेशन में मैं कर रहा हूँ। सो रत्नेश, हाउ इज़ योर रियल एंड रियल एस्टेट लाइफ गोइंग ऑन? रियल एंड रियल एस्टेट, क्योंकि अभी दोनों ही बहुत बूमिंग पे हैं। रियल लाइफ इज़ गोइंग गुड। मैंने मेरी पढ़ाई करी, उसके बाद थोड़ा टाइम दिल्ली में था, उसके बाद अबाउट 1.5 years बैक आई गॉट मैरिड। ओके, सो रियल लाइफ इज़ वेरी गुड, वेरी हैपनिंग। माई वाइफ इज़ ऑल्सो वर्किंग। और रियल एस्टेट की बात करें तो इंदौर इज़ एन एमर्जिंग सिटी। और अब हम लोग जो एक नया माइंडसेट लेके कोशिश कर रहे हैं इंदौर के मार्केट में एक नाम बनाने की, जो पहले फैमिली ने किया, तो उसको रियल एस्टेट में चेंज देख रहे हैं और इंदौर इज़ अप फॉर बिग ग्रोथ स्टोरी। सो एक्चुअली ये जो कन्वर्सेशन करने का मेरा आज का जो मोटिव है ना, एक तो जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और जब अतुल ने भी बहुत डिटेल में बताया, और अभी हम लोग भी हंट में ऐसे टॉपिक्स की या ऐसे नेक्स्ट जेन एंटरप्रेनर्स की जो अब इंदौर के रियल एस्टेट का एक नया एरा लेके आ रहे हैं। क्योंकि पहले बहुत ट्रेडिशनली काम होता था और अब जो मॉडर्नाइजेशन, अब जो एक्सपेरिमेंट्स देख रहे हैं हम रियल एस्टेट में, वो नेक्स्ट जेन ही कर पा रहा है। इस कन्वर्सेशन में हम रियल एस्टेट के बारे में तो बहुत सारी डिटेल्स आपसे लेंगे ही, लेकिन आपके पास जो एक एज आई है यूपीएससी के कारण और एक आईएएस का इंटरव्यू देने तक
जो आपने एक पूरी जर्नी कैरी की है, उसके जो इनसाइट्स आज रियल एस्टेट मार्केट को हेल्प करेंगे, मैं मोरओवर उस पर भी बात करना चाहूँगा क्योंकि वो मेरे लिए भी कुछ लर्निंग होगा। तो रत्नेश, चूँकि अब रियल एस्टेट में तो आप अभी आए हैं, उसके पहले मैं पढ़ रहा था कि आप एक अलग जर्नी पे थे, यूपीएससी, सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस, ये बहुत एक अलग जर्नी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। वेयरएज रियल एस्टेट जो होता है वो मोर ओवर एक कमर्शियल ड्रिवन होती है, आइदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं उसका कोर कमर्शियलाइजेशन ही होता है। सो जब आपने की जो यूपीएससी वाली जर्नी बिगिन हुई, पहले तो रियल एस्टेट एक बैकग्राउंड होने के बाद भी आपने यूपीएससी को क्यों सिलेक्ट किया, और ये यूपीएससी की जो जर्नी थी ये क्या थी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्यों ये आइडिया आया कि यार मुझे रियल एस्टेट की जगह यूपीएससी करना चाहिए, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई यूपीएससी की जर्नी? यूपीएससी की जर्नी में बताऊँ, हमारा फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो पिछले 40 साल से रियल एस्टेट का है। ओके। 1984 में मेरे दादाजी राम बाबू जी अग्रवाल ने मथुरा अपार्टमेंट नाम की बिल्डिंग, उन्होंने पहली बिल्डिंग बना दी थी। ओके। मैं जब बड़ा हुआ तो अपार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट उनका मैंने बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप भी देखा। ओके। वो पॉलिटिक्स में भी रहे, एनजीओज़ के साथ जुड़ना, कोरोना काल में उन्होंने कम से कम 200 लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का, सप्लाई करने का काम किया, खुद की जान की परवाह करे बिना। तो मैंने जब ये सब देखा और तो मेरे मन में आया कि व्यापार और आर्थिक उन्नति एक एंगल है लाइफ का, बट सामाजिक उन्नति बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि देखो, व्यापार तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, पर क्यों ना एक ट्राई लिया जाए। फिर बहुत लोगों ने बोला कि ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, आप ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो जहाँ पे 0.02% का सक्सेस रेट है, तो ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, आप आपका समय बर्बाद कर रहे हो। तो वो उससे निराशा भी हुई। बट मेरे अंदर कुछ था कि एक बार तो ट्राई करना है, अगर बन गए तो अच्छा, और नहीं भी बन पाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि 20 से 25 साल की उम्र में आप अगर आपने आपको इतना ग्रिल कर रहे हो इतनी वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्जाम में, तो उससे जो निकल के आएगा वो अल्टीमेटली आपको दूसरे सेक्टर्स में बेनिफिट करेगा ही। हाँ, मतलब अगर हम रिटर्न बैक होते हैं हमारे बिजनेस पे तो वो उसको भी फिर बेनिफिट तो करने वाला, वो बेनिफिट करता है। तो फिर मैंने दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने यूपीएससी की पढ़ाई चालू करी। वहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस आए। वहाँ पे 3 स्टेज होती है यूपीएससी की, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स फेल हो गया। ओके। सेकंड एग्जाम में प्रीलिम्स क्लियर करा बट मेंस फेल हो गया। ओके। थर्ड वाले में वापस प्रीलिम्स फेल हो गया। चौथे वाले में प्रीलिम्स भी मेंस क्लियर हो गया, मेंस भी पहुँच गया, फिर इंटरव्यू तक गया। ओके। तो इंटरव्यू जब मैं गया तो मुझे मेरे फादर ने बोला कि आप अब दुनिया से बहुत एक ऊपर लेवल पे आ चुके हो। कारण क्या है कि 5 लाख बच्चों में से आप टॉप 2000 में आ चुके हो, तो इंटरव्यू तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। और एक्चुअली जब वो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो आपने वो मूवी देखी होगी 12th फेल, जैसा वो एक्सपीरियंस वहाँ पे क्रिएट होता है, वही सेम एक्सपीरियंस है। आप बाहर वेट करते हो, फिर आप उन एस्टीम पैनल के सामने जाते हो, उनको आप एक इंटरव्यू फेस करते हो, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो जैसा वो 12th फेल का एक्सपीरियंस रहा, या हमने 12th फेल को जैसे विजुलाइज किया ऑन स्क्रीन, तो सब कुछ वैसा ही रहता है कि मूवी में और रियल जब प्रैक्टिकल वो जर्नी आप जी रहे थे तो कुछ अलग थी, कि सेम जैसा मूवी में दिखाया है कि वैसे ही होता है वो? आई थिंक ये 12th फेल मूवी और विदु विनोद चोपड़ा और इनकी खासियत है कि वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने शो किया, एग्जैक्ट इंटरव्यू आई वुड से 99% वैसा ही होता है। एकदम रियलिस्टिक था, एकदम रियलिस्टिक। वो जाने के पहले नर्वसनेस, क्योंकि आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि आईएएस इंटरव्यू की आप व्हाट्सएप पे जोक्स देखते हो कि उन्होंने कुछ पूछ लिया, रैंडम पूछ लिया, तो किसी को कुछ पता नहीं होता इंटरव्यू में आएगा क्या। तो वो पॉइंट पे लगता है कि आप यू हैव टू जस्ट गिव योर बेस्ट, जैसे आप हो वैसे आपको दिखना है। और वो बहुत ही रियल और अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो अच्छा, आप इंटरव्यू तक तो पहुंच गए थे, उसके बाद क्या हुआ कि आप आईएएस ना बन के एक वापस अपने बिजनेस में एज अ रियल एस्टेट डेवलपर आज काम कर रहे हैं, तो क्या वो इंसिडेंस हुआ? एक्चुअली क्या हुआ कि इंटरव्यू हो गया और इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए, बट व्हेन यू सी द ओवरऑल मार्कशीट, तो मैं कहीं ना कहीं 5 लाख बच्चों में से 600 नंबर की पोजीशन पे था। ओके।
बट क्या हुआ कि इंडिया में एक रिजर्वेशन सिस्टम चलता है जहाँ पे आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको सिर्फ 40% ही सीट्स मिलती है। ओके। तो उस कारण क्या हुआ कि मुझसे कम नंबर वाले बच्चे जो है वो क्वालिफाइड हो गए। सिलेक्शन तो 1100 को हुआ, मार्क्स के अकॉर्डिंग आई वाज एट द 600 रैंक। तो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं ये सांप सीढ़ी जैसा काम हो गया, आप 99th पोजीशन पे आके, जस्ट बिकॉज सिस्टम अपने समाज में जो बना हुआ है उसका भी एक वो अलग क्वेश्चन है कि वो क्या अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो बस वही हुआ कि आई वॉज एट द 600th पोजीशन बाय मार्क्स, बट बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम आई वॉज नॉट इन द लिस्ट। देयर आफ्टर फिर उसके बाद क्या फील हुआ? क्योंकि आप गए उसी को परसीव करने थे, एक अपना सेटल बिजनेस छोड़ के, डेट टू रियल स्टेट जैसा बिजनेस। एक होता है ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई बच्चा जा रहा है जो जिसकी फैमिली या तो फैमिली एम्प्लॉयमेंट में है या कोई छोटे बिजनेसेस में, लेकिन आप तो एक बड़े बिजनेस में होने के बाद उस सर्विस को ऑप्ट किया था, तो एक वो डिमोटिवेशन हुआ या एक ब्रेकडाउन हुआ? क्योंकि टफेस्ट एग्ज़ाम आपने ही बताया कि टफेस्ट एग्ज़ाम है, उसको क्रैक किया, प्री क्रैक किया, मीन्स क्रैक किया, और इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद जब हमें फिर ये पता पड़ता है कि यार वी कांट क्वालिफाई बिकॉज ऑफ सम लॉज एंड रूल्स, और वो जो रिजर्वेशन वाला एक सिस्टम है, और जनरल कैटेगरी, चूँकि मैं भी उस कैटेगरी को ही बिलोंग करता हूँ, मेरे साथ भी हुआ ही एक बार। मैंने भी जब यूपीएससी की तो नहीं, पीएससी ज़रूर दी थी, पीएससी के बाद फिर एमबीए के लिए एमईटी मैट की एग्ज़ाम होती है, उसमें भी वही सेम मेरे साथ हुआ था कि मुझे फुल टाइम एमबीए नहीं मिल पाया क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में था, और वो कट ऑफ वो उसके लिए, तो मैंने फिर दैट टाइम तो पार्ट टाइम एमबीए करना ज़्यादा प्रेफर किया बजाय एक साल वापस वेस्ट करके फिर प्रिपरेशन करूँ। हाँ। क्योंकि उसमें फिर श्योरिटी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा। नहीं है। तो क्या वो एक मोटिवेटिंग पॉइंट रहा, या कि भाई एक मोटिवेशन मिला कि चलो ये जो लर्निंग्स है इसको वापस बैक चलते हैं इंदौर और अपने बिजनेस में अडॉप्ट करते हैं? मैं अपने आप को उस मामले में बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने वो फेज़ को डिमोटिवेशन की तरह लिया ही नहीं। ओके। एक तो एक अच्छी बात हुई कोइंसिडेंटली कि मेरे इंटरव्यू के रिजल्ट के 2 महीने बाद ही मेरी शादी प्लान थी। ओके। तो वो कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि इंटरव्यू का रिजल्ट आया, फिर शादी के उसमें लग गए, तो वो एक एज अ ट्रांजिशन हो गया। मुझे मेरे 6th अटैम्प्ट में मेरी लाइफ पार्टनर मिली, शी वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, शी इज स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ओके। तो इट वॉज अ गॉड गिवन ट्रांजिशन जो मेरे लिए बहुत स्मूथ रहा। पर लेकिन आप समझो यूपीएससी की जब आप पढ़ाई करते हो, आप 5 साल मैंने उस लाइफ में दिया, और आप दिन के 10-12 घंटे आप पढ़ रहे हो बस, और तो वो जो आपकी ड्रिल है, आप सुबह उठ के आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है कि देश विदेश में क्या हो रहा है, आपको समझना है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से वर्क कर रही है, जो इंडिया का सामाजिक सेटअप जो बना हुआ है क्या वो सही है, क्या उसमें कुछ गलतियाँ हैं, इंडिया के राजनीतिक तरीके किस तरीके से काम कर रहे हैं। जब आप इतने मल्टी डायमेंशनल वे में चीज़ों को पढ़ लेते हो, तो मुझे उस पॉइंट पे लगा कि यार डिमोटिवेट हो भी जाऊंगा, बट वो जो आदत बन गई थी सुबह उठ के कुछ उठ के भगने की, करने की, तो वो मैंने कोशिश करा कि मैं बिजनेस में जुड़ के उसको चालू करूं। ओके। मेरी फैमिली की खासियत है, दादाजी राम बाबू जी अग्रवाल है, मेरे फादर है दिनेश जी अग्रवाल, मेरे 2 चाचा हैं राजेश जी अग्रवाल, मनीष जी अग्रवाल। इन सब लोगों ने इतने सालों में इतनी मेहनत करी है, तो मेहनत करके इन्होंने एक बेस ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था। तो वो बेस को पकड़ के कैप्चर करके मुझे उससे एक आगे ले जाने का था। तो मेरे पास बेस था, तो मैंने वो जो पढ़ाई मैंने करी, बजाय उसको एक नेगेटिव स्पायरल में ले जाने के, मैंने वो सब चीज़ें कोशिश करी कि मैं उसको मेरे प्रोजेक्ट्स जो मैं डेवलप कर रहा हूँ उनमें मैं लेके आऊँ। ओके। इस तरीके से मैंने उसको तो रत्नेश, अभी जैसे हम इंदौर का एक जो एरा देख रहे हैं वो पूरा रीडेवलपमेंट का एरा है। हम कुछ एक पुराने इंदौर में बड़े हुए हैं जहाँ पर बहुत ट्रेडिशनल तरीके से हर चीज़ होती थी, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो रिलेशंस निभाना हो, बड़े डीप और ट्रेडिशनल होते थे, उसमें इतना कमर्शियलाइजेशन नहीं होता था। और जब मैं पढ़ रहा था अपने परम रामा ग्रुप के बारे में, तो मुझे भी वही डीपनेस आइडियोलॉजी की, और बोलते हैं ना कि एग्जीक्यूशन में हम पहले प्रायोरिटी अपने सेटिस्फेक्शन को देते हैं, कि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं वो हम ये मान के बनाते हैं कि वी आर द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ इट। अगर हमें वो फील अच्छा कर रहा है तो बट ऑब्वियस हमारे क्लाइंट्स और कस्टमर को भी अच्छा फील होगा। तो अभी आपके ग्रुप की क्या वो आइडियोलॉजी है, क्या वो डीप रूटेड आपकी लर्निंग्स हैं, या क्या वो आप यूपीएससी और जब पूरा एक आईएएस की आपने जर्नी लिव की, तो आप बता रहे हैं कि एक 360 डिग्री ओवरव्यू मिला, और कैसे पॉलिसीज़ बनती हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उससे मिडिल क्लास ही होता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अपनी इंडिया में 2 लोग बड़े खुश हैं, एक
जो सबसे नीचे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको इतना फ्री ऑफ सब्सिडाइज कर देती है, फ्री में उनको फूड भी दे देती है, बहुत सारी जगह तो घर भी दे देती है। और दूसरा एक रिच, क्योंकि उनके पास वो सारी रिसोर्सेज होती हैं। जो हमेशा सफ़र करता है वो होता है मिडिल क्लास, क्योंकि उसे डेली हसल करनी है, डेली स्ट्रगल करनी है। और बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास की ही है इंडिया में, या किसी भी सिटी की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो मिडिल क्लास ही होती है। उसके बाद रिसोर्सेज के अभाव रहते हैं, उसके पास नॉलेज का अभाव रहता है, उसके पास अपनी दैनिक स्ट्रगल रहती हैं। तो ऐसे में परम रामा ग्रुप क्या वो आइडियोलॉजी लेके, क्या वो अपना कोर लेके चल रहा है कि मुझे इस मिडिल क्लास को फैसिलिटेट करना है, और उस सेक्टर में जो एक सपना है सबका, घर जिसको हम सपना ही बोलते हैं, और उस एरा में जहाँ पर हम एक बड़ा माइग्रेशन देख रहे हैं इंदौर में, बहुत से मिडिल क्लास फैमिली अब इंदौर को अपना घर बनाने जा रही हैं। तो अभी आपका ग्रुप क्या आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है? आशीष जी, परम रामा ग्रुप की शुरुआत जैसे मैंने कहा 1984 में हुई। पहले मेरे दादाजी राम बाबू जी अग्रवाल और मेरे फादर, चाचा सब ने मिलके इंदौर में काफ़ी रेशो प्रोजेक्ट्स में बिल्डिंग्स बनाई। जैसे कुछ मैं आपको बिल्डिंग का एग्जांपल दूं तो मथुरा अपार्टमेंट, संगीता अपार्टमेंट सपना संगीता पे, भंवरकुआ चौराहे पे अगर आपने राणावत ट्रेड सेंटर बिल्डिंग देखी हो, पीएस एकेडमी वाली, पीएस एकेडमी, तो वो हमने 95-97 में कंप्लीट कर दी थी। फिर आनंद बाजार में एक शांति निकेतन बिल्डिंग है, गेट बना हुआ है, वो हमने 2000 में 5 के आसपास कंप्लीट किया। लेकिन उस समय क्या हुआ आशीष जी, हमें कहीं ना कहीं लगा कि इंदौर में मल्टिया बनाना अभी आउट ऑफ फैशन, वे अहेड ऑफ टाइम था उस टाइम। क्योंकि उस टाइम प्लॉट्स बहुत सस्ते थे, बिल्कुल आपको रीजनेबल रेट्स में प्लॉट्स मिल जा रहे थे, 50 रुपये 100 रुपये में। और अभी तक मानसिकता इंदौर के लोगों की ये है कि मुझे घर से जुड़ा हुआ मकान चाहिए। आज भी माइंडसेट प्लॉट और वो ज़मीन का घर है। हाँ, तब फिर हमारी परिवार ने सनावदिया देवगुराड़ी में परम विहार नाम की 2007 में एक टाउनशिप लॉन्च करी। उसमें हमने, जैसे आपने कहा मिडिल क्लास की आप बात कर रहे हैं, तो चूँकि हम यूपीएससी में पढ़ते थे, इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल बजट के पहले आता है, अभी इस बार भी आया है, तो वो एक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यूज़ करता है, द मिसिंग मिडिल। मिसिंग मिडिल का मतलब है पॉलिसी या तो सिर्फ रिच को फोकस कर रही है या एकदम जो लो पुअर सेक्शन कर रही है। मिडिल क्लास, जैसा आपने बताया कि जो इंडिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन रेंज में आ रहा है, हर लोग मिडिल क्लास होते जा रहे हैं, सबके कर रहे हैं, तो वो मिसिंग है। उसके लिए पॉलिसी कोई ढंग से तैयार नहीं कर रहा। आप देख रहे हो इस बार बजट में भी कोई ढंग से मिडिल क्लास के लिए कोई बिल्कुल नहीं करा। तो हमारा फोकस स्टार्टिंग से था कि हम इस मिडिल क्लास को पकड़ के मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट बनाएं। आप मानोगे नहीं, हमने 171 रुपये में पहली कॉलोनी लॉन्च करी थी परम विहार, जो आज ईयर की बात है, ये 2007 की बात है। ओके। और आज वहाँ पे 4,500-5,000 तक की कॉस्टिंग जा चुकी है। तो वो मिडिल क्लास आदमी जिसने 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में प्लॉट लिया था, आज उसकी घर की कीमत करीबन 70-80 लाख रुपए है। तो उसका जो इतने सालों में कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ, वो कैपिटल अप्रिसिएशन उसका भी फायदा करता है और हमको भी उसने इतने सालों में जो रिस्पेक्ट दी। आप जब दो रिच लोग आपस में डील करते हैं तो ईगो बीच में आता है। बिल्कुल। जब आप किसी को पहला घर देते हो, आप उसको पहला अपना आशियाना देते हो, तो वो आपसे घर भी लेता है, आपको पैसे भी देता है और आपको ये भी बोलता है यार आपने ये करा। वो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट वाला बात हो जाती है, कमिटमेंट वाली बात हो जाती है। और हमारे परिवार ने, दादाजी हो गए राम बाबू जी अग्रवाल, चाचा जी हो गए राजेश जी अग्रवाल, इन्होंने हमेशा ये कोशिश करी कस्टमर फर्स्ट रादर देन प्राइस। कस्टमर जेन्युइन है, कस्टमर अगर चाहिए तो प्राइस में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नहीं रखी। ठीक है यार भैया, तू कब दे सकता है पैसे, भैया मैं 2 साल में दूंगा, धीरे धीरे ले धीरे धीरे दे। तो इस तरह की फिलॉसफी आज भी हम फॉलो करते हैं। कस्टमर को आता है यार हमारे पास ये दिक्कत है पर मेरे को चाहिए, ठीक है भैया, क्या आपका हमारा प्लान बताए, आपका प्लान बता दो। अल्टीमेटली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इज इनकम फ्लो, कैश फ्लो आना चाहिए, वो भले ही धीरे धीरे आए, पर वो कस्टमर को आप जब आप जोड़ के करते हो ना, तो हमने रियलाइज़ किया, एक आदमी ने प्लॉट लिया, उसने अपने गांव में 4 लोगों को बताया, उसने अब 4 लोगों ने और 4 को बताया, तो उस इंसान को लीनियंसी दिखा के आप आपकी अगली 10 कस्टमरों की सेल फिक्स कर रहे हो। वो एक पूरा चेन बनता जाता है, वो एक चेन बन जाता है। तो हमने वो थोड़ी कोशिश करने की करी। अच्छा रत्नेश, अभी मैं इंदौर का जो रियल एस्टेट देख रहा हूँ और स्पेशली हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं,
क्योंकि मैंने भी इंदौर को बहुत बढ़ते हुए देखा है, और जैसा भी आपने बताया कि आपने कुछ एक जो कॉलोनी काटी थी उसमें कुछ 170 रुपये रेट में दिया था। मुझे याद है कि हमने भी जब हमारे घर के लिए पहला प्लॉट लिया था गोयल विहार में, तो वो 500 रुपीज़ स्क्वायर फीट में लिया था, और आज उस कॉलोनी में शायद 7,500-8 हज़ार का रेट चलता है। तो हमारे लिए भी उस टाइम बड़ा टफ था प्लॉट लेना, क्योंकि हमें पता है कि हमने कैसे लोन्स के अरेंजमेंट करे थे, LIC पॉलिसीज तक पे लोन लिया था, और वो पेन जो मैं समझ पाता हूँ मिडिल क्लास का, वो हम लोगों ने जिया है। लेकिन आज का जो मैं रियल एस्टेट देख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अब वो लाखों वाली बात ख़त्म होती जा रही है, करोड़ों पे बात शिफ्ट हो रही है, और मिडिल क्लास का पर्टिकुलरली माइंडसेट आज भी लाखों तक ही है, क्योंकि उसकी अर्निंग उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ी है जिस प्रपोर्शन में रियल एस्टेट के रेट्स इंदौर में रिवाइज हो गए या बढ़ गए, या 1 करोड़ हो गया है या 1.25 करोड़ हो गया है, लेकिन सैलरी उसकी नहीं बढ़ी है। और सेकंड, एक इनसिक्योरिटी भी अब बढ़ती जा रही है जॉब्स को लेके। तो वो डिलेमा में है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे अपना घर लेना चाहिए। अब इस केस में मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, एक या तो वो शिफ्ट करता है थोड़ा सा डिस्टेंस पे, कि वो थोड़ा सा दूर जाके घर लेता है अपना। सेकंड, अब जो हम एक ग्रोथ देख रहे हैं वर्टिकल ग्रोथ इंदौर में, कि अब लोग नहीं ले पा रहे हैं प्लॉट, तो वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप अभी इंदौर के इस मार्केट को क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं कि ये जो शिफ्ट हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके क्या रीजंस हैं, ये जो बूम आया है या जो राइज आया है या जो प्राइस हाइक हुआ है, ये बोलेंगे बहुत ऑनेस्ट प्राइस हाइक हुआ है, कि ये इंदौर का वो जो एक बज़ बन गया है कि भाई इंदौर का रियल एस्टेट, हर किसी को इंदौर में आना है, स्वच्छ सिटी है, IT सिटी बनने जा रही है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, मेट्रो आ रही है, ये उसके लिए प्राइस हाइक हुआ है। या एक इंदौर में एक कॉन्सेप्ट और चलता है, डायरी सिस्टम, जो अल्टीमेटली इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट को सपोर्ट करता है। तो जब भी कोई चीज़ इन्वेस्टर ड्रिवन होगी तो वहाँ तो प्राइस हाइक होना है, क्योंकि पॉकेट में फंड्स होते नहीं हैं और कॉलोनाइजेशन शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली उसका जो कंपनसेट करना पड़ता है वो एंड यूज़र को करना पड़ता है, क्योंकि एंड यूज़र ही उसका बायर है उस प्रोजेक्ट का, क्योंकि इन्वेस्टर तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होल्ड करता है किसी भी प्रॉपर्टी के। तो ये भी जो ओवरऑल सिनेरियो इंदौर का चल रहा है, आप इसको कैसे एनालाइज कर पाते हैं? बोथ, एक तो आप बीइंग अ डेवलपर, एक एज अ IAS, आप चूँकि पॉलिसी का भी आपको नॉलेज है, तो वो क्या वो 2 एस्पेक्ट है अभी इंदौर के रियल एस्टेट मार्केट के? पहले तो आशीष जी, मैं कंपैरेटिवली रियल एस्टेट में बहुत नया हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे कुछ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको और बारीकी से समझ सकते हैं, तो मेरा हम्बल ओपिनियन मैं दे देता हूँ। आपने सही कहा कि पिछले 2-3-4 साल में कोरोना के बाद जो अप्रिसिएशन अपन ने इंदौर में देखा, वो इन्वेस्टर ड्रिवन रहा, वो एक अपर मिडिल क्लास ड्रिवन रहा। भाई आपके पास पैसे पड़े, आपने प्लॉट लिया, उसमें प्रॉफिट कमाया, फिर दे दिया। या आपने एक शेयर मार्केट की भाषा में एक तरीके का बबल क्रिएट करा, ट्रेडिंग क्रिएट करी, जिसमें अब आप रियल एस्टेट को एज अ हाउसिंग नीड नहीं देखिए आपने रियल एस्टेट को एज अ इन्वेस्टमेंट एसेट देखा, शेयर देखा कि यार मैं अभी डालता हूँ, थोड़े बहुत पैसे बढ़ेंगे, फिर मैं प्लॉट को पलटा दूंगा या कुछ भी करूँगा। जब अपर मिडिल क्लास ने ये सब करा और ये जब ये मार्केट रुका, तब रियलाइज़ हुआ कि इसमें क्या गलती थी। इसमें गलती ये थी, एक चीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि यार इंदौर में उस टाइम 2000 के रेट के प्लॉट चलते थे। आपने 2000 के प्लॉट को फटाफट अप्रिशिएट करके 5000 तक ले गए, पर लेकिन आपने ये नहीं समझा कि आप 5000 में जब आप इन्वेस्टर जब एंड यूज़र को बेचना चाहेगा तो क्या एंड यूज़र उस पर प्लॉट खरीद के मकान बना पाएगा? हाँ, क्योंकि एक्स कॉस्ट उसकी मकान की भी लगने वाली है, उसको आगे मकान की भी कॉस्ट लेनी पड़ेगी। अच्छा, आप समझो, जैसे आपने पॉइंट बोला कि आपने 2-3 साल में उसको 2.5 टाइम्स अप्रिशिएट कर दिया, पर क्या आपकी इनकम 2.5 बढ़ी? क्या अगर आप 2020 में 8 लाख कमाते थे तो क्या आप 20 लाख कमाने लग गए, 25 लाख कमाने लग गए? नहीं, आपका ITR तो ऑन एवरेज 3%, 4%, 5% बढ़ रहा है। तो जब आपका ITR 3-4-5% बढ़ रहा है तो क्या आपकी लोन लेने की कैपेसिटी भी उसी स्पीड से बढ़ रही है? आपने एसेट क्रिएट कर दी मिनिमम 1 करोड़ की, 1 करोड़ के उसमें जो मिडिल क्लास है, वैसे ही मिडिल क्लास को लोन नहीं होता है। मेरी वाइफ जो है वो बैंक मैनेजर है। हाँ, क्योंकि कंपोनेंट तो हमारे यहाँ वो तो ब्लैक और वाइट 2 कंपोनेंट चलते हैं रियल एस्टेट में। तो मैंने उनसे पूछा कि इंदौर में लोन किन लोगों को हो रहा है पहली बात, और क्या रेंज का हो रहा है। तो
तो ये समझ में आया इंदौर को लोन अब हो रहा है उन लोगों को जो इंदौर के बाहर से माइग्रेट कर रहे हैं। हरदा, कन्नौज, खातेगांव, निमाड़, ग्वालियर, शिवपुरी, रीवा, यहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो अब इंदौर में रियल एस्टेट बायर्स हैं। वो रियल एस्टेट बायर्स हैं, पर उनकी जो लोन टेकिंग कैपेसिटी है वो आप समझो 70-80% लोगों की 40-50 लाख से ज़्यादा की नहीं है। बिल्कुल। अब आपके पास उस रेंज में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, प्लॉट ही आपने 60 लाख का 70 लाख का कर दिया, तो आदमी प्लॉट लेके तो उस पर रह नहीं सकता। बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि उतना ही उसका फिर कंस्ट्रक्शन में भी जाने वाला है। तो फिर हमारे ग्रुप ने एक नया करा, जो हमने 2005-2007 में वर्टिकल डेवलपमेंट छोड़ दिया था। मैं आया, मैंने सबसे डिस्कस किया फैमिली में, फिर मैंने वापस उसको वर्टिकल डेवलपमेंट हमने चालू किया। ओके। और वर्टिकल डेवलपमेंट ऐसा हमने चालू किया कि उसके जो प्राइस रेंज निकले वो आदमी की लोन कैपेसिटी के एकदम तो नहीं, पर उससे 10-20-30% ही ज़्यादा हो। ओके। ताकि उसको उस एसेट का 70-80% लोन मिल जाए जो उसकी बैलेंस शीट सपोर्ट कर रही है, और बचा हुआ अमाउंट वो अपनी सेविंग्स में से दे दे। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है भाई, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख में उसको 2 BHK 3 BHK करना कैसे पॉसिबल है? क्या आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब कर रहे हो, या लोकेशन दूर होगी? लोकेशन दूर होगी। तो वहाँ आता है अब हमारा जो एरिया जहाँ हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, सनावदिया, देवगुराड़िया, ये शहर के पास भी है। 140 जो शहर का सबसे प्रीमियम इलाका है उससे नज़दीक है ये एरिया। यहाँ पे वाइड मास्टर प्लान की रोड्स हैं, 100 फीट रोड, 150 फीट रोड। यहाँ पे हमने इतने सालों में एक तरह का लैंड बैंक क्रिएट करने की कोशिश करी। हमारा इंटेंशन ये है कि मिडिल क्लास को टॉप लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं मिडिल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। 140 में जैसे हाई राइजेस बनते हैं उस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। आदमी को आपको ये इंश्योर करना है कि उसका फ्लैट बंद नहीं हो, वाइड लॉबीज़ हो, उसके बाद ऑल कॉर्नर फ्लैट्स की प्लानिंग हो, जिससे आपका फ्लैट लेफ़्ट से भी खुला हो, राइट से भी खुला हो, सामने भी खुला हो, जिससे एनर्जी आपकी बिल्डिंग में आए तो सनलाइट के थ्रू आपको 5-6 बजे तक सनलाइट का फ़ायदा मिले, एनर्जी इंटेंसिव कम रहे वो बिल्डिंग। उसके अलावा ब्रिक्स का यूज़ हम बता रहे हैं, लोग सीमेंट ईंट से बना रहे हैं, हम रेड ब्रिक से बिल्डिंग बना रहे हैं। रेड ब्रिक से क्यों बना रहे हैं? महंगी पड़ती है आशीष जी, डबल टाइम्स बनता है। ओके। बट वो ठंडी रहती है। ओके। तो ये सब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उस कस्टमर को दे के फिर प्रोडक्ट देना, वो भी अफोर्डेबल तो नहीं कहेंगे, अपर मिडिल प्राइस में, इसलिए क्योंकि लैंड कॉस्ट कंपैरेटिवली सस्ती है। ओके। और मेन फैक्टर रियल एस्टेट प्राइसिंग का लैंड कॉस्ट ही है। आप आईडीए के प्लॉट पे बिल्डिंग बना रहे हो, वो प्लॉट की वैल्यू ही जब आपने इतनी ऊपर क्रिएट कर दी, फिर आप उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे तो नेचुरली ये रेट 8,000-10,000 रुपये स्क्वायर फीट का फ्लैट निकलेगा। बिल्कुल। फिर आप मिडिल क्लास को आपने बाहर कर दिया। और या तो आप सरकार PM आवास बना रही है, वो बना रही है, पर लेकिन उसमें हर तरह का मिडिल क्लास सेगमेंट जा नहीं पा रहा, फैसिलिटी जा नहीं पा रही, क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की दिक्कत आ रही है। तो उसका कहीं ना कहीं समागम हम कोशिश कर रहे हैं इस एरिया में हम करें, और हमारा विजन भी है अगले 5 से 10 साल में काफ़ी हम वहाँ पे बिल्डिंग्स क्रिएट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उसको इस प्राइस रेंज में रखें, इस साइजेस में रखें कि एक्चुअल जो इंदौर की माइग्रेटिंग पब्लिक की जो डिमांड है वो पूरी हो पाए। अच्छा रत्नेश, अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एक वर्टिकल ग्रोथ और ये प्राइस हाइक, एक रीज़न तो हमें बहुत क्लियर समझ में आया कि इन्वेस्टर मार्केट होने के कारण हमारे यहाँ एक एबनॉर्मल प्राइस हाइक हुआ है, क्योंकि वो कमिटमेंट किया गया है ना, इन्वेस्टर्स को तो रिटर्न देना पड़ेगा, इन्वेस्टर बिना रिटर्न के वो प्रॉपर्टी छोड़ेगा नहीं, और एंड यूज़र्स की परेशानी है कि उसके पास बजट नहीं है। इस कारण फिर अल्टीमेटली जो आपका एक थीम भी है और आपका एक जो डिलीवरेबल्स आप दे रहे हैं वो हाई राइज है या वर्टिकल ग्रोथ है, तो हम उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लोग जिनका कंसर्न रहता है कि लोकेशन को लेके रहता है, तो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि हम लोग जो प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं या जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो सनावदिया में हो रहे हैं, लेकिन आज भी लोग लोकेशन को लेके बड़े चूज़ी होते हैं या प्रीफर होते हैं कि उन्हें उस एरिया में चाहिए जो इंदौर का नामी एरिया हो, या इंदौर के कहीं ना कहीं अभी रियल एस्टेट मार्केट में इको करता हो। जैसे 140 की बात करें, बाईपास की बात करें, सुपर कॉरिडोर की बात करें, अभी इंदौर उज्जैन रोड बहुत इको करता है कि भाई वहाँ पर है। तो ऐसा क्या खास सनावदिया में है या ऐसा क्या खास उस लोकेशन में है कि बायर वहाँ पर जाएगा उस चीज़ को लेने या वहाँ रहेगा वो? तो ऐसा क्या खास है उस लोकेशन में? क्योंकि मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता है मेरे पर्सपेक्टिव से कि ये चीज़ें वहाँ हैं, बट आज के टाइम में उन चीज़ों की शायद
वो वैल्यू अभी कोई कर नहीं रहा है, वो करेगा अभी 10 साल बाद, 15 साल बाद। और दिल्ली जैसी हालत जब इंदौर की बनेगी तो शायद तब वो वैल्यू करेगा कि यार ये लोकेशन ज़्यादा अच्छी है बजाय जो आज इकोज़ हो रही हैं वो वाली लोकेशन से। तो सनावदिया क्यों चूज़ किया आपने? देखो, मैंने तो चूज़ नहीं किया, मुझे तो आप कह सकते हैं कि ऊपर से मिला सनावदिया। अच्छा। बट लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लग्जरी आप किसको बोलते हो? आज के टाइम की अगर लग्जरी बोलो तो मेरे लिए तो वो ग्रीनरी होती है। मतलब क्योंकि बहुत कंक्रीट में रह रहे हैं हम, घर कंक्रीट, ऑफिस कंक्रीट, आसपास देखिए कंक्रीट, पूरा कंक्रीट है। तो मेरी डेफिनेशन ऑफ लग्जरी की आज की तारीख में तो नेचर है और ग्रीनरी है। एग्जैक्टली। तो यही शिफ्ट इंदौर को लाना पड़ेगा। लग्जरी का मतलब 3,000 रुपये स्क्वायर फीट का फर्नीचर वाला डेवलपमेंट नहीं है। लग्जरी का मतलब वैसी बिल्डिंग्स नहीं है जिसकी बालकनी से आपको ट्रैफिक दिख रहा है। लग्जरी का मतलब है जब आपकी बालकनी में जाओ तो आपको पूरा रालामंडल दिखे। ओके। लग्जरी का मतलब है जब आप उस एरिया में रहो, आप शाम की 6 बजे तक जब इंदौर के बीच शहर में जब आप काम करो और 6 बजे आप ट्रैफिक से, लोगों की किचकिच से और लोगों से थक जाओ, तो आप ऐसे एरिया में जाके अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करो जो बहुत पीसफुल है। वो ऑफ़र करता है सनावदिया। ओके। सनावदिया ऑफ़र करता है एक अनमैच्ड ग्रीनरी, अनमैच्ड व्यूज़। अब बारिश के टाइम सनावदिया, रालामंडल को देखो, आपको इंदौर के बाहर पचमढ़ी जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेवल की चीज़ें, नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। पर क्वेश्चन ये भी है कि वो ग्रीन एरिया है तो उसमें कंस्ट्रक्ट करके तो फिर वो भी कंक्रीट हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना है कि जो कंस्ट्रक्शन अपन कर रहे हैं उसको भी ग्रीन बिल्डिंग के तरीके से करना है। ओके। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या है भाई? आपका जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो निकल रहा है वो प्रॉपर आप डिस्पोज करो। आपकी बिल्डिंग को एनर्जी इंटेंसिव कम बनाओ। इतना खुली प्लानिंग करो। जो अभी हमारी बिल्डिंग बन रही है परम रेसिडेंसी, उसमें हमने कोशिश किया है शाम को 7 बजे तक ना अंदर फ्लैट पे ना बाहर लॉबी में आपको लाइट चालू करने की ज़रूरत नहीं। ओके। जब आपको लाइट चालू करने की ज़रूरत नहीं मतलब आपकी कार्बन यूटिलाइजेशन कम है। रेड ब्रिक्स का यूज़ करना हुआ, कंक्रीट को कम, गर्म चीज़ों को यूज़ करना कम हुआ। इस तरीके से जब आप प्रोजेक्ट को ग्रीन नॉर्म्स की तरह डेवलप करोगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ पाएँ। उसमें आशीष भाई ये ज़रूर होता है कि जो जितना माल निकल सकता है वो नहीं निकलता है, उसका 70-80%, 85% ही माल निकलता है। बिल्कुल। बट लेकिन जब आप उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो कि जब कस्टमर को आप खुलापन देते हो, उसको आप वाइड फीलिंग देते हो, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बालकनी देते हो, तो वो अल्टीमेटली उस प्राइस का अप्रिसिएशन आपको देगा। एक आपने बात करी कि इंदौर का इन्वेस्टर मार्केट अब ठंडा हो गया है। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो कोई भी प्रोजेक्ट एंड यूज़र के लिए डेवलप हुआ है। हाँ, तो आप समझो कि मैं 3 साल बॉम्बे में भी पढ़ा, तो बॉम्बे में देखता था, मैं जब भी जाता था कोई लोधा का नया टावर लॉन्च हो रहा है, कोई रुस्तम जी का टावर लॉन्च हो रहा है, कोई भी दूसरे डेवलपर का टावर लॉन्च हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट सिस्टम ये देखा कि जब टावर लॉन्च होता है तो कस्टमर्स गड्ढे खुदते समय उस टावर में इन्वेस्ट करते हैं। ओके। और जब वो टावर पूरा खड़ा हो जाता है विदिन 3 years 4 years, तो वो एंड यूज़र को, चूँकि लोनेबल प्रोडक्ट हो जाता है, तो एंड यूज़र उनको अप्रिसिएशन में लेके उसको इन्वेस्टर बाहर हो जाता है। तो इन्वेस्टर को एक ऐसा टाइम फ्रेम मिल गया 3 साल का, 4 साल का, उसको कोई एक अनलिमिटेड टाइम फ्रेम नहीं मिला कि आपने ले ली, अब जब बिकेगा तब देखना। भाई बिल्डर को भी स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन का अमाउंट चाहिए होता है। बिल्कुल। तो अगर आप स्टार्टिंग में बिल्डर को इन्वेस्टर की तरह, तो वो भी आपको एक कम रेंज में प्रोडक्ट दे देता है। आप बिल्डिंग बनने दो, बिल्डिंग बनने का सपोर्ट करो, बिल्डिंग जब बन जाए तो एंड यूज़र को अप्रिसिएशन बेच दो, क्योंकि एंड यूज़र बिल्डिंग तभी लेता है जब वो बन के खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, यूटिलिटी है तभी लेगा वो। तो इसलिए सनावदिया ये जो एरिया है ये फ्यूचर ग्रोथ करेगा और शहर से बहुत दूर नहीं है। 140 से लगा हुआ एरिया है, तो आप समझो कि कहाँ हुआ दूर दूर, तो लोग कहाँ कहाँ आगे जाके प्रोजेक्ट्स कोशिश कर रहे हैं, हम तो फिर भी शहर में हैं। मैं अभी वही पूछने वाला था, जब भी हम ऐसी किसी लोकेशन की बात करते हैं ना जो इको में नहीं है, बज़ में नहीं है, तो लोगों का थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन यही होता है कि यार ये दूर होगा, यहाँ पर सड़कों की क्या कनेक्टिविटी होगी, यहाँ ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटी होगी, ये सिटी प्रॉक्सिमिटी से कितना दूर होगा, आसपास स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का क्या सीन होगा, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ का पार्ट होते हैं। तो जहाँ पर अभी आपका प्रोजेक्ट है, इसकी प्रॉक्सिमिटी में लोगों को एक क्लेरिफिकेशन मिले कि यार ये इतनी डिस्टेंस पे ये सारी चीज़ें हैं,
क्योंकि बहुत से जो ये कन्वर्सेशन है हमारी, है ये जो बहुत सारा जो हम कंटेंट बनाते हैं, ये जो पॉडकास्ट क्रिएट्स करते हैं, ये वो लोग देखते हैं जो इंदौर में माइग्रेट होना चाह रहे हैं, ये वो लोग इंदौर में देखते हैं जो इंदौर में अभी आए हैं या कोई रेंट पे रह रहा है अब, लेकिन एक घर की तलाश में। तो अभी जो सनावदिया की प्रॉक्सिमिटी है इन कंपैरिजन टू कनेक्टिविटी और इन कंपैरेटिव टू डेली की जो चीज़ें हैं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट्स, ये क्या है बोलती है अभी? देखिए, सनावदिया के पास आप स्ट्रेट जाए निमावर रोड पे तो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पूरा वहाँ पे है। यहाँ पे कॉलेज की व्यवस्था है। SMS एनर्जी हॉस्पिटल सनावदिया में है, नोबल हॉस्पिटल है। और आप स्कूल की बात करें तो IITV स्कूल है, रविशंकर स्कूल है, अग्रवाल पब्लिक स्कूल 140 में, 140 इज़ अ 5 मिनट डिस्टेंस। बेस्ट प्राइस बाईपास पे है इधर। और आप डीमार्ट भी एक है बाईपास, डीमार्ट है। तो आप वहाँ से निकलोगे, आप बाईपास पकड़ोगे, सनावदिया से बाईपास इज 800 मीटर्स 1 किलोमीटर, तो आप बाईपास पकड़ो और जैसे ही आपने बाईपास पकड़ा तो इंदौर का हर एरिया एक्सेसिबल हो गया। आपको विजयनगर जाना है तो आप बाईपास पे स्ट्रेट जाओ, नेपानिया अंदर घुस जाओ। आपको राऊ जाना है तो इधर से जाओ, राऊ पहुंच जाओ। तेजाजी नगर से आप पिपलियाना चले जाओ। तो खासियत ही यही है बाईपास की, आपकी कहीं से भी कहीं जा सकते हो, बजाय इंदौर के अंदर का ट्रैफिक को एक्सपीरियंस करे हुए। उसके बाहर से बाहर आप मूवमेंट कर सकते हो। आपको बाहर जाना है, देवास जाना है, उज्जैन जाना है, अब तो आप समझो इंदौर उज्जैन रोड से ज़्यादा लोग, जितने मैंने पर्सनली ट्रैवल किया उज्जैन, तो मैं 100 में से 100 टाइम देवास होते हुए गया। अभी एक वो नया बाईपास जो शुरू हुआ है वो ज़्यादा एक्सेसिबल है, मैं भी उसी को यूज़ करता हूँ। 75% टाइम में पहुँच रहे हो आप। तो इंदौर उज्जैन रोड से ज़्यादा देवास बाईपास ज़्यादा फायदेमंद हुआ। आप कहीं से भी आओ तो आप इधर से ज़्यादा फास्ट पहुँच पा रहे हो। तो जो सनावदिया वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, अब आपने बताया कि भाई सारी चीज़ें आसपास हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स है। एक होता है ना, जैसे हम बात करते हैं कि अगर कोई IT कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसके लिए बेस्ट लोकेशन अभी कॉरिडोर है। कोई ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, इनकी बात कर रहा है तो उसके लिए अभी इंदौर उज्जैन रूट को बहुत अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि अभी n नंबर ऑफ वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारे कमर्शियल चीज़ें आ चुकी हैं। तो अभी सनावदिया किस ऑडियंस के लिए बेस्ट है, कि किस जॉब सेक्टर के लिए, या किस एक वो जो मिडिल क्लास किस चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, वो किसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है अपना? देखिए, अपन ने जो स्टार्टिंग में वो बात करी थी लोनेबल प्रोडक्ट की, लोन एक नंबर में पैसा मोस्टली प्रोफेशनल सेगमेंट देता है। तो ये प्रोफेशनल सेगमेंट के लिए बहुत एप्ट है, यंग इन्वेस्टर्स के लिए बहुत एप्ट है। अभी बहुत टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि यंग इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है रियल एस्टेट में। यंग इन्वेस्टर के पास करोड़ों की डिस्पोजेबल इनकम तो है नहीं है। वो मैक्सिमम उनको लाख रुपए महीना सैलरी मिलती होगी तो उसका 50,000 EMI का 50 लाख रुपए तक का लोन उनको मिलता है। तो यंग इन्वेस्टर्स, यंग होम बायर्स, न्यू कपल्स, प्रोफेशनल सेगमेंट, माइग्रेटिंग पब्लिक, इन लोग के लिए बहुत अच्छा एरिया है। फिर अपन ने जो ग्रीनरी की बात करी, आप सोचो मैं एक 10 स्टोरी टावर मैंने कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, मैं चालू करने वाला हूँ। उसकी 10वीं मंजिल से आपको राला मंडल, देवगुराड़िया और सारे 5 पहाड़ आपको दिख रहे हैं। तो ये सेगमेंट स्पेसिफिक नहीं हुआ, जिसको भी ग्रीनरी पसंद है वो वहाँ पे आके उसको एज अ वीकेंड होम भी यूज़ कर सकता है। भैया आपने बिल्डिंग को एक शहर के पास में एक ऐसा आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ जो वीकेंड होम की तरह यूज़ कर सकते हो आप सैटरडे संडे आओ, फैमिली के साथ एंजॉय करो, अपार्टमेंट में उसको फर्निश कर लो, बाद में जब आपका मन भर जाए तो उसको आगे एंड यूज़र को सेल कर दो। तो कोई भी कैटेगरी आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये सेगमेंट के लिए अच्छा है। हर वो सेगमेंट जिसके बजट में और जिसको अच्छी चीज़ चाहिए वो इस एरिया में हमारे साथ, हमारे परमरामा ग्रुप के साथ जुड़ के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ सकता है। इसमें मैं एक सेगमेंट की और एडिशन करूँगा, क्योंकि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स से भी कनेक्ट में रहता हूँ और अभी मैंने 4-5 पॉडकास्ट किए हैं। सो AQI को लेके बहुत सारा अब हमारे यहाँ भी वो इम्प्लीकेशन दिखने लगे, राइजिंग ऑफ कैंसर्स, BP, शुगर। तो एक हमारी जो सीनियर सिटीज़न ऑडियंस है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंदौर में अब ठीक है बच्चे दूसरी सिटी में सेटल हो रहे हैं, बाहर काम करने जा रहे हैं, पेरेंट्स यहीं हैं। तो ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए भी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि जब एक एज में आप जाते हैं तो आपको बट ऑब्वियसली प्योर एयर की ज़रूरत होगी, एक पीसफुल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी जो शहर की हसल बसल, साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इससे दूर हो।
और अभी हम लोग ये चेंज देख रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अभी सीनियर सिटीज़न होम्स कॉम्प्लेक्स, इवन आईडीए ने भी अपना एक खुद का कॉम्प्लेक्स बनाया है। इंदौर उज्जैन रोड पे तो एक सीनियर सिटीज़न रिसोर्ट खुला हुआ है, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि नेचर के बीच सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत दो कंडीशंस में होती है, मैं जो समझता हूँ। एक बच्चे, क्योंकि वो ग्रोइंग होते हैं, और एक एजेड सीनियर सिटीज़न, क्योंकि उनकी फिर वो मेडिकल चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक ये उसका भी कंसिडरेशन हो सकता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बेस्ट हो सकते हैं। मैं आपको आशीष जी, आपने बहुत अच्छी बात करा हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, क्यूआई के पर्सपेक्टिव से। चूँकि राला मंडल बहुत ग्रीन है और सनावदिया एरिया जो है बहुत ग्रीन है, तो उसकी तरफ से एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ सीनियर सिटीज़न का फोकस, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट इसलिए हो सकता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक फ्लोर्स हम स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन ऑडियंस के लिए रहें, ताकि वो एज अ ओल्ड एज होम तो नहीं कहूँगा, ओल्ड एज रिसोर्ट की तरह एक फ्लोर काम करे, जहाँ पे 6-7 सीनियर सिटीजन अपने अपार्टमेंट साथ रहें, कॉमन एमिनिटीज़ को वो यूज़ करें। तो उससे क्या होगा कि उनको साथ भी मिलेगा, कम्युनिटी बन जाएगा उनका। फिर हमारा फोकस है कि ओल्ड एज की बजाय उसको मल्टी जनरेशनल होम की तरफ जाएं। भाई उस अपार्टमेंट में अगर यंग कपल है, उनके बच्चे हैं और सीनियर सिटीजन भी वहाँ हैं, तो एक आपस में दादा दादी वाली फीलिंग उनको मिले, क्योंकि यंग क्राउड जो बाहर से आ रहा है माइग्रेट करके, उसको बड़ों का सपोर्ट नहीं है। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, तो मेरे बच्चों को वो जो दादा दादी की लर्निंग्स मिल रही हैं या उनको वो उनका लव अफेक्शन मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंस है। पेरेंट्स ठीक है एक अपना केयर करते हैं, लव करते हैं, लेकिन जो ग्रैंड पेरेंट्स की केयर होती है ना, वो बहुत अलग होती है। अलग होती है वो। ये आप सही कह रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट्स पे हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इंदौर में रियल एस्टेट सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स से ड्राइव नहीं हो रहा है। चूँकि मैं थोड़ा सा यूपीएस से रिलेटेड हूँ, तो हमारा आदत होती थी कि जब हम मेंस के आंसर लिखते थे तो उसको मल्टी डायमेंशनली चीज़ों से हम रिलेट करते थे उस टॉपिक को। जब मैं रियल एस्टेट को इंदौर रियल एस्टेट को जब मैं सोशल डायनेमिक्स से रिलेट करता हूँ, तो मैं उसके एक एग्जांपल से रिलेट करता हूँ। एक हरदा के एक फादर और सन का डुओ हमारे पास एक अपार्टमेंट लेने आया। और उन्होंने बहुत फास्ट डिसीजन लिया। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई कि आप इतना फास्ट डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो उनका कहना था कि मुझे मेरे लड़के की शादी करनी है, लेकिन जो इनकी होने वाली जो वाइफ है वो इंदौर में जॉब कर रही हैं, और वो उनको इंदौर में उनको भी अपने वर्किंग एस्पिरेशंस हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फटाफट ये अपार्टमेंट लेके और इसमें ये दोनों साथ में रह के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो आप समझिए, वुमेन पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो जो मध्य प्रदेश की सारी जो गर्ल्स जो इंदौर में पढ़ रही हैं, वो भी इंदौर में अपने जॉब और वो सब करना चाह रही हैं। तो इस तरीके से भी सोशल फैक्टर्स से इंदौर में अपार्टमेंट्स और रो हाउसेज, यूज़र सेगमेंट जिसको बोलते हैं, उनकी डिमांड अब आगे बढ़ेगी। मैं एक डेटा पढ़ रहा था, 2026 में हम बैठे हैं, 2035 तक इंदौर में आने वाली माइग्रेटिंग पॉपुलेशन मिला के करीबन आप समझो 1 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। करेंगे हम लोग क्रॉस। तो आप आज जब 40 लाख में बैठे हो, 60 लाख लोग आपको आ रहे हैं, तो आपको 60 लाख ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट करना है जो उस 60 लाख आने वाली पब्लिक के बजट में हो, उनकी क्वालिटी में हो। अच्छा, उनको आके हैसल नहीं चाहिए कि वो मकान बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर से मिलेंगे, क्योंकि वो जॉब भी कर रहे हैं। तो उनको आपको ऐसा रेडीमेड नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। मेरा तो इंटेंशन ही है, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं तो विद फर्नीचर उनको एक ऐसी चीज़ दूँ कि उनको कुछ भी नहीं करना पड़े, होटल की तरह आके बस लोन करा के आपको रहना है। इस तरीके का प्रोडक्ट अपने को डिलीवर करना है। अच्छा रत्नेश, अभी आपने एक बहुत ईजीनेस वाली बात की कि मैं आप इमेजिन कर रहे हैं कि यार मैं तो विथ फर्नीचर एक रेडी टू यूज़ एक की दे दूँ बस। लेकिन अभी हम पर्टिकुलरली इंदौर के मार्केट को जब मैं स्टडी करता हूँ या मैं और डिटेल में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अभी जो इंदौर का जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वो रूरल एरियाज़ में हो रहा है। क्योंकि अब निपानिया पहले गाँव हुआ करता था, ठीक है, आज अब सिटी में ले आए हम उसको। पिपलिया आना गाँव हुआ करता था, आज सिटी में। सनावदिया भी एक गांव ही है जो आने वाले टाइम में सिटी में आ जाएगा, क्योंकि तो अब तो मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात कर रहे हैं हम, तो कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब इतनी चीज़ों पे एक साथ काम हो रहा है, बट ऑब्वियस वहाँ पर कियोस्क भी होता है, बट ऑब्वियस प्राइवेट सेक्टर तो अपनी स्पीड से काम करता है, लेकिन जब आती है एडमिनिस्ट्रेशन की तो वो बहुत डिलेज होती हैं चीज़ें। तो अभी पॉलिसी लेवल पे क्या, क्योंकि मैं तो दिखता है वो डिलेज में मुझे बहुत सारे दिखते हैं, पॉलिसी लेवल पे क्या वो स्ट्रगल हो रही है
एक डेवलपर की कि प्रोजेक्ट्स तो हम लोग बहुत टाइमली करना चाह रहे हैं बट पॉलिसी सपोर्ट्स नहीं करती हैं या पेपर वर्क बहुत डिले होता है। अभी रेरा को लेके मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब वो किसी चीज़ को बेनिफिट ही नहीं कर रहा है, कस्टमर को बेनिफिट ही नहीं कर पा रहा है रेरा, तो रेरा को हटा दो। तो अभी इसकी डिटेल मुझे ज़्यादा नहीं पता है, पर आप चूँकि पॉलिसी वाले सिस्टम में इन्वॉल्व हुए हैं, उसकी पढ़ाई करी आपने, तो अभी आप क्या एनालिसिस कर पाते हैं पॉलिसी लेवल पे कि इंदौर को कैसी पॉलिसीज़ चाहिए जो इस रियल एस्टेट मार्केट को दोनों लेवल पे, एक डेवलपर लेवल पे भी ईज करे और सेकंड जो अल्टीमेटली एंड यूज़र है जो यहाँ रहने आ रहा है उसके लेवल पे भी उसको ईज करे। आशीष जी, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है और हमेशा से सरकार का फोकस रहा है एक शब्द जिसको बोलते हैं रुर्बन। क्या बोलते हैं? रुर्बन। रुर्बन। रुर्बन, RURBAN। ओके। रूरल प्लस अर्बन। ओके। आपको सिर्फ अर्बन सेंटर की ग्रोथ नहीं करनी है, आपको रूरल जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है उनको भी अर्बन एरियाज़ जैसी फैसिलिटीज़ देनी है, अर्बन एरिया जैसा सुविधाएं देनी है, अर्बन एरिया जैसा प्रोडक्ट्स देने हैं। तो जब आप सरकार का विजन जब रूरबन है तो पॉलिसीज़ भी अर्बन एरिया और रूरल एरिया की, ग्राम पंचायत एरिया की सिमिलर होना चाहिए। ओके। आज क्या हुआ है, इंदौर में कॉलोनियों जब ग्राम पंचायत कट रही है तो कॉलोनी सेल नाम की एक संस्था जरूर बन गई है, लेकिन मैं आपको बात करूं, अगर जब मैं ग्राम पंचायत में बिल्डिंग्स बनाने जाता हूं तो एक रेरा का एक टेक्निकल फॉल्ट ये आ रहा है कि ग्राम पंचायत को परमिशन, अगर वो 30 मीटर से कम है तो ग्राम पंचायत को परमिशन, डेवलपमेंट परमिशन देनी पड़ती है। ओके। पर डेवलपमेंट परमिशन ग्राम पंचायत को देने की पावर 1+1+1 है, एक साल को बढ़ाते हुए है। पर एक रेरा ने फॉल्ट क्या क्रिएट कर दिया कि वो जो स्टार्टिंग की 1 साल की जो परमिशन है उसको ही वो मानता है, उसके बाद वो बोलता है कि आप सेक्शन 6 अप्लाई करो। सेक्शन 6 में भी 1 साल बिल्डिंग बन जाती है, फिर सेक्शन 8 अप्लाई करो। सेक्शन 6 का मतलब है कि नॉर्मली जब आप 3 साल की परमिशन लेते हो तो 1 साल बढ़ाने को सेक्शन 6 एक्सटेंशन बोलते हैं, फिर सेक्शन 8 आप उसको और बढ़ा सकते हो। पर ग्राम पंचायत एरिया में रेरा क्या बोलता है कि आप 1 साल नॉर्मल टाइम लो फिर सेक्शन 6 लो। तो इफेक्टिवली बिल्डर को सिर्फ 2 साल का टाइम मिल रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए। ओके। तो उसमें एक दिक्कत क्या है कि बहुत फाइनेंशियल आउटले जाता है, वो हम कर रहे हैं, चूँकि हमने मन बनाया है तो हम उस तरीके से उसको कर रहे हैं। पर अगर ये नगर निगम और ग्राम पंचायत की पॉलिसी रिलेट हो जाए कि ग्राम पंचायत में भी अगर आप कोई हाई राइज बनाना चाहते हो तो उसके रूल्स भी नगर निगम के जैसे ही हो जाए कि 3+1+1, 3+1 की परमिशन मिले, तो इंदौर की ग्रोथ और अर्बन मिडिल क्लास और जो मिसिंग मिडिल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कंपैरेटिवली लैंड कॉस्ट यहाँ पे सस्ती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो सेम है। तो ये पॉलिसी लेवल रेरा में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। इसमें CM को भी ध्यान देना चाहिए, ग्राम पंचायत रूल्स में अमेंडमेंट होना चाहिए कि आप डायरेक्ट 3 इयर्स की परमिशन दो, और अगर आपको लगता है कि ग्राम पंचायत हाई राइज की परमिशन देने के लिए असमर्थ नहीं है तो आप वो परमिशन कोई, जैसे हाई राइज कमेटी होती है उनको दे दो, कलेक्टर को दे दो। आप मुझे बताओ, हमने देखा PM आवास, अरावली परिसर, ये सब बने, तो ग्राम पंचायत एरिया में बने, नगर निगम में तो बने नहीं, नगर निगम में नहीं बने। तो सरकार हाई राइज बना रही है 7-7, 8-8 साल की परमिशन के लिए और प्राइवेट डेवलपर को बोल रही है 2 साल में बनाओ, तो कितना बड़ा पॉलिसी फ्लॉ है। तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये बात आगे तक जाए और इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन, इंदौर नगर निगम, कलेक्टर और ये सब इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि ग्राम पंचायत में भी अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो उसके रूल्स पॉलिसी सब आप वैसे ही रखो, बट आप ईजी बनाओ उसको ताकि दोनों तरीके से काम कर पाए। और सेकंड, बेसिक इंफ्रा के लिए जो प्रॉब्लम झेलना पड़ रही है हमको, क्योंकि अब मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक पॉलिसी वाले स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके सॉल्यूशन भी आपको पता होंगे, क्योंकि आप ठीक है इंटरव्यू तक पहुँच तो गए ना, ठीक है आपने IAS के रूप में काम नहीं कर रहे लेकिन नॉलेज तो हो चुका है वो। तो इंफ्रा की जब बात आती है जिसमें आता है सड़क, पानी और लाइट। पानी को लेके अभी हमने बहुत सारा एक क्राइसिस देखा है इंदौर में, सड़क को लेके भी आए दिन हम क्राइसिस झेलते रहते हैं। जो प्रोजेक्ट शायद 2-2 साल में बनने थे वो 4-4 साल ले रहे हैं, और कुछ तो बन के वापस से बन रहे हैं। मतलब कुछ ब्रिजेस बन गए थे लेकिन जो भी आइदर रीज़न हुआ, क्वालिटी ख़राब हुई, वो वापस से बन रहे हैं। तो जब इस लेवल पे काम हो रहा है इंफ्रा पे और प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर बहुत स्पीड से काम कर रहा है, तो दोनों का ये जो मिसमैच हो रहा है अल्टीमेटली इसका भुगतान करेगा एंड यूज़र। क्योंकि एंड यूज़र को तो ठीक है आपने घर दे दिया, लेकिन सड़क तो वही यूज़ करना है उसे डेली। मैं क्योंकि निपानिया में आज भी देखता हूँ, मैं पीछे बहुत बड़ा एक अच्छी लग्जूरियस बिल्डिंग्स बनी हैं,
बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए, लेकिन उसकी जो अप्रोच रोड है, जो सड़क है, आज भी वो वैसी ही है। तो जो एक्सपीरियंस होता है ना, आप भले कितना भी कमिटमेंट कर दो कि ये फैसिलिटी, ये अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी, ये एमिनिटीज़, ये क्लास, ये ग्रीनरी, लेकिन उसका जो जाने का एक्सपीरियंस है, जैसे हम थिएटर में जाते हैं, थिएटर का जाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हम थिएटर से वापस निकलते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपने कभी नोटिस किया हो तो बहुत ख़राब रखा जाता है, ताकि उसको अंदर वाला एक्सपीरियंस जो है ना वो उसको मेमोराइज है कि यार अंदर कितना सही था। तो ये जो इंफ्रा का हम देख रहे हैं आज इंदौर में, और ये बहुत अब बढ़ता जा रहा है डिफरेंस, तो इसको लेके क्या कोई अलग से एक अथॉरिटी बनाना चाहिए जो दोनों को इंटीग्रेट करे, जो ग्रामीण और अर्बन है उसको इंटीग्रेट करके उसके सॉल्यूशंस निकाले? आशीष भाई, जब मैं पढ़ता था तो वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में हमने इतनी सारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, पर मैंने रियलाइज़ किया जब मैं एक्चुअल वर्किंग में आया तो उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो पॉलिसी ऊपर से बन के आ रही है वो ग्राउंड लेवल पे ढंग से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है। कारण क्या होता है, गैप्स कहाँ आती हैं उसमें? उसका गैप सबसे बड़ा है करप्शन। इंदौर ले लो, कहीं भी ले लो, प्रॉपर तरीके से जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अपन बात करते हैं, चाइना में एक दिन में आपको बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिलती है। आपने रेरा की बात करी, रेरा 3 से 6 4 महीने में तो रेरा 4 महीने में रेरा आता है। ओके। तो बिल्डर पहले प्लॉट ले, उसकी रजिस्ट्री कराए, फिर उसको डाइवर्जन कराए, फिर टीएनसी कराए, फिर रेरा कराए, फिर प्रोसेस चालू करे, तो ये सब करने में उसको 1 साल लग जा रहा है। जबकि रेरा का कोर ये है कि टाइमली कंप्लीशन करना है प्रोजेक्ट, और परमिशन ही डिले आ रही है। परमिशन ही 1 साल डिले आ रही है, तो 1 साल डिले की इंटरेस्ट कॉस्ट जो बिल्डर पे बेयर कर रहा है। आपने लैंड तो खरीद ली 1 साल पहले, 1 साल आपकी इंटरेस्ट को आप पे कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जो आपने बात बोली कि वो जाती एंड यूज़र के पास ही हो, कि बिल्डर मतलब कुछ तो मार्जिन रखेगा अपना। बिल्कुल। तो पॉलिसी सर्टेनिटी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इंस्टीट्यूशन लेवल अप्रोचेज होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्था है क्रेडाई इंदौर, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे कुछ सीनियर्स हैं, संदीप अंकल हैं, सुमित अंकल हैं, और सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अतुल अंकल काफ़ी एक्टिव हैं। और गवर्नमेंट, कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन को क्रेडाई के साथ मिलके इंदौर के रियल एस्टेट क्षेत्र में रेगुलर डायलॉग्स, रेगुलर चीज़ें होनी चाहिए। यंग लोगों को इनवाइट करना चाहिए कि आप किस तरह की पॉलिसी देखना चाहते हो। एक ग्रीवियंस एड्रेसल सिस्टम होना चाहिए कि भाई मेरे को ये दिक्कत आ रही है, किसी डेवलपर को ये दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत वहाँ पे जाके बताए और वो दिक्कत विद इन सम टाइम्स सॉल्व हो, ताकि एंड में एंड यूज़र नहीं सफ़र करे। और जब अपन एंड यूज़र की सफ़र करते हैं तो लग्जरी सेगमेंट वाला एंड यूज़र कभी सफ़र नहीं करता है, सफ़र करता है तो मिडिल क्लास, इकोनॉमी वाला करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर अपन इंदौर का विज़न, जिस तरीके से इंदौर में विज़न अपन क्रिएट कर रहे हैं कि इंदौर अगले 2000 अपन आज 26 में हैं, और अपन जब 2050 तक का विज़न देखें, अगर आपको इंदौर को हॉलिस्टिकली सोशल, एनवायरमेंटल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन सब बहुआयामी क्षेत्रों में अगर आपको बढ़ाना है तो आपको पॉलिसी अनसर्टेनिटी, यंग लोगों को आपको एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी में, यंग लोगों को आपको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ में, यंग लोगों को और बुद्धिजीवी लोगों को आपको उनमें ला के, और एक्सपीरियंस लोगों के सहयोग के साथ आपको उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम एक तरीके का प्रॉपर डेवलपमेंट देख पाएंगे। नहीं, मैं वो इसलिए भी समझ पाता हूँ रत्नेश भाई कि हम 360 डिग्री जब चीज़ों को जानते हैं इंदौर के बारे में, और एक इंदौर को जब प्रमोट किया जाता है स्वच्छता के बारे में, तो स्वच्छता का फिर पैरामीटर हर जगह होना चाहिए। वो इंफ्रा में भी दिखना चाहिए, वो आपकी पॉलिसीज़ में भी दिखना चाहिए, वो टाइमली कंप्लीशंस में भी दिखना चाहिए, वो टाइमली परमिशंस में भी दिखना चाहिए। और इंदौर का जो आज एक रियल एस्टेट बन चुका है, क्योंकि ये बहुत बोलेंगे इंदौर का एक मेजर कंपोनेंट हो गया आज की तारीख में। इंदौर के डेवलपमेंट का मेजर कंपोनेंट लोग जैसे बोलते हैं आईटी है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट आज रियल एस्टेट है, क्योंकि रियल एस्टेट ना केवल लोगों को प्रोडक्ट दे रहा है, ना केवल लोगों को घर दे रहा है, बल्कि वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है कई लोगों को। तो ये कभी कोई कंसीडर क्यों नहीं कर रहा है कि भाई वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। तो अगर इस सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसके लिए टाइमली प्रोसेसेस नहीं डिज़ाइंस होंगी, पॉलिसीज़ नहीं इम्प्लीमेंट होंगी, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अफेक्ट करेगा। और हम उसका एक जीता जागता उदाहरण हम कॉरिडोर देखते हैं, सुपर कॉरिडोर, मतलब मैं उसको बहुत अलग तरीके से एनविजन करता हूँ। अभी हम लोग एक सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, Tier 2 to Tier 1 शिफ्ट,
टीयर 2 से जो इंदौर अब टीयर 1 में शिफ्ट हो रहा है। तो अभी हमने बेंगलोर की स्टडी करी, हमने अहमदाबाद की स्टडी करी, हमने पुणे की स्टडी करी। तो बेंगलोर का मुझे एक कॉरिडोर दिखा रोड, सेम वो हमारा सुपर कॉरिडोर जैसा ही एनविजन हो रहा है। लेकिन अब जब मैं सुपर कॉरिडोर पे ग्राउंड पे देखता हूँ चीज़ें, तो सुपर कॉरिडोर आज भी वैसे ही पड़ा है जैसे वो 10 साल पहले पड़ा था। तो ये जो 10 साल का एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ कोविड के बाद 3 साल में हमने इंदौर को पूरा भर दिया है विद इन सिटी। आज ट्रैफिक कंजेशन इतना हो गया है, पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है। तो अब ज़रूरत है कि इंदौर को डिसेंट्रलाइज किया जाए। जो हम एक ही जगह एकोमोडेट होते जा रहे हैं ना, विजयनगर 140 ये सब नियर बाय एरियाज़ ही हैं। तो अब इंदौर को फैलाने की ज़रूरत है। और इंदौर फैल रहा है, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रा नहीं है। इस कारण वहाँ पर जो डेवलपमेंट है स्लो हो रहा है। तो इस पर मेरा भी होगा कि आप भी, जो भी आपकी अथॉरिटीज़ से कनेक्शन हैं, क्रेडाई के थ्रू हैं या जो भी आपकी एक एसोसिएशंस के थ्रू हैं, इस चीज़ पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इंदौर में। आशीष जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट करा। आपने सबसे बात बोली कंस्ट्रक्शन और उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट की। मैं आपको बताऊं, पिछले जब से मैं यूपीएससी बजट पढ़ रहा हूं, इंदौर में सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर है एग्रीकल्चर, और नंबर 2 पे है कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। लेबर, सेल्स प्रोफेशनल्स, अलाइड इंडस्ट्री, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, बैंकिंग, इतने सारे लोग रियल एस्टेट से अलाइड सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो उसके लिए तो इतना ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप अपने प्राइम मिनिस्टर बात सब करते हैं कि अपने को धीरे धीरे वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, उसके लिए अपने को जीडीपी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग करनी है। जीडीपी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा, जब आप मिडिल क्लास के पास पैसे आएंगे, वो बाहर कंजम्पशन करेगा, खर्चा करेगा, उससे बिजनेसेस इंप्रूव होंगे, बिजनेसेस इंप्रूव होगी तो सैलरी इंप्रूव होगी, सैलरी इंप्रूव होगी तो कंजम्पशन इंप्रूव होगा। वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ होगी। वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ में जाने के लिए आपको सबसे पहले जो पॉलिसी अप्रूवल वाली जो चीज़ें हैं, इसको जब आप सही कर लोगे, जब आपका पॉलिसी अप्रूवल और डेवलपमेंट का टाइम आप किसी तरीके से फास्ट करवा दोगे, तो उससे अभी विशियस साइकिल चल रही है कि आदमी डेवलपर स्टार्टिंग से अटकाए, अल्टीमेटली वो स्लो होती है, ओवरऑल उसकी इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ती है। जब आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ, मुझे ऐसा मन है मेरा कि एक ऐसा हर मंथ एक ऐसा कलेक्टर को सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। जब मैं यूपीएससी पढ़ता था तो मैं उसके आंसर में बेस्ट प्रैक्टिसेस एक कॉलम होता था, उस पर लिखता था कि कलेक्टर को, हमारे सेक्टर का एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, उसको 2-3-4 लोगों को इनवाइट करके कि वो पूछना चाहिए आपको इस महीने क्या दिक्कत आई हमारी तरफ से, और 3 दिक्कत को हाईलाइट करके उसके अगले मंथ उन 3 दिक्कत के निवारण पे जाना चाहिए। फिर अगले मंथ एक और मीटिंग होनी चाहिए, क्या वो 3 दिक्कत सॉल्व हुई। कलेक्टर का कोई पर्सपेक्टिव ऐसा हो कि यार ये जो 3 दिक्कत आपने बताई इसमें किसी और का हानि हो रही है, तो वो डेवलपर समझे, वो प्राइवेट डेवलपर समझे। पर लेकिन अगर अपन ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देंगे, सिंगल विंडो सिस्टम आपने क्रिएट कर दिया किसी तरीके से, हैदराबाद को आप देख लो, पुणे को आप देख लो, यहाँ पे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि हम स्मूथ तरीके से काम करें। पर इंदौर की दिक्कत क्या, अभी भी वो पुराने पैटर्न में चलता है। मानसिकता तो आप ऊपर लेवल की लेके जा रहे हो, पर जब अंदर इंटरनल सिस्टम जो है वो भी पुराने पैटर्न चल रहा है। डिजिटाइजेशन होना चाहिए। अभी रिसेंटली राघव चड्डा, एक यंग पॉलिटिशियन है, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली कि आप लैंड रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन में डालो। भाई मैं जब ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर से कि किस 2004 में इसने इसको बेची थी, 2000 के एक पहले इसका डाइवर्जन हुआ, ये हुआ, तो फ्रॉड कम होंगे तो कोर्ट केसेस कम होंगे। कोर्ट में अभी तक सबसे ज़्यादा केसेस ज़मीनों के विवाद के हैं। जब आप उसको टेक्नोलॉजी से लिंक कर दोगे तो कितना आसान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और मेरा ऐसा मानना है कि अपार्ट फ्रॉम जो IAS सिस्टम में जा रहे हैं, वो सब बहुत यंग डायनामिक लोग हैं, उनको एक प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट के थ्रू, जिसको हम लेटरल एंट्री बोलते हैं, कि आपने किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर लिया तो सरकार के पास एक पॉलिसी होनी चाहिए कि 2-3 साल के लिए उस फील्ड में आपको भी उन टेबल पे बिठाए, क्योंकि आप उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हो बाहर। सिर्फ प्लानिंग वाले प्लानिंग करेंगे और कंपैरेटिवली एग्जीक्यूटर के साथ बैठ के प्लानिंग करेंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह का सिस्टम जब सरकार क्रिएट करेगी तो नेचुरली अपन बहुत अच्छा कर पाएंगे। नहीं, और ये नीड ऑफ दी आवर है इंदौर की। जैसे आपने बताया कि भाई पुणे और बेंगलोर और हैदराबाद, नवी मुंबई, यहाँ पर प्रोसेसेस, पॉलिसीज़, इवन अथॉरिटी की वर्किंग भी उस हिसाब से रीडिज़ाइन हुई है या रीशेप हुई है, तभी ये
सिटीज़ जल्दी टीयर 1 सिटी बन पाई हैं। और अगर इंदौर को ये अब करना है तो ग्राउंड लेवल पे तो ठीक है, प्राइवेट एंटिटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे, आईएमसी लेवल पे भी अब इन चीज़ों को प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रियल एस्टेट केवल एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की फैक्ट्री है। ये आपकी एक रियल वैल्यू बढ़ा रहा है सिटी की। और कोई जब माइग्रेट होके आता है और उसको ठीक है रियल एस्टेट तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन एक्स सर्विस, इंफ्रा की सर्विस बेकार मिल रही है, तो उसका एक्सपीरियंस गड़बड़ रहता है। क्योंकि बहुत सी जगहों से लोग आ रहे हैं, जिसमें अर्बन भी है, जिसमें हमारे एमपी के आसपास की भी हैं, लेकिन इसमें बहुत से लोग मेट्रो से भी वापस शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब वो शायद हसल बसल अब नहीं पुरा रही है, उनको भी अब पीस चाहिए, उनको भी अब थोड़ा सा एक लाइटनेस चाहिए, तो वो भी लोग आ रहे हैं। सो रत्नेश, अभी एक कंसर्न मेरा और है इस कन्वर्सेशन में, मैं और वो आपसे इसलिए जानना चाहूँगा क्योंकि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पर पॉलिसीज़ डिसाइड होती हैं और जिसका आपको नॉलेज है। तो एक में मेजर अभी बहुत बड़ा चैलेंज मैं देख रहा हूँ, पता नहीं अभी फ्रेटर्निटी को दिखता है कि नहीं, या इंदौर की कम्युनिटी को दिखता है कि नहीं, या एडमिनिस्ट्रेशन को दिखता है कि नहीं। आज जितना हम लोग कंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं या अर्बनाइजेशन पे जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा भुगतान करना पड़ रहा है हमारे नेचर को। मतलब मुझे खुशी है कि आपकी वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सनावदिया में, मतलब मैं तो उस एरिया से बहुत अच्छा वाकिफ़ हूँ, और बारिश में तो मेरा वो फेवरेट जोन होता है। मतलब मैं हर हफ्ते जाता हूँ उधर, चाहे ड्राइव के लिए जाना हो, चाहे आगे उदयनगर जैसी जगह हैं वहाँ पर एक दिन रुकने के लिए जाना हो, तो मैं जाता रहता हूँ। तो ये जो अर्बनाइजेशन की कॉस्ट नेचर दे रहा है, इसको लेके क्या सॉल्यूशन होने चाहिए? क्योंकि प्रोजेक्ट्स में भी हम लोग देख रहे हैं सिर्फ वो लैंडस्केपिंग तक हो पा रहा है कि भाई ग्रीनरी को लैंडस्केपिंग मान लिया गया है, या ग्रीनरी को सिर्फ गार्डन्स मान लिया गया है, या नेचर मान लिया गया है। बट मुझे पता है कि यार उसके लिए पेड़ होना चाहिए। तो आने वाले 20-15 सालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो अर्बनाइजेशन के कारण हमारा पेड़ कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या निकालना चाहिए आज की रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी को? इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कार्बन क्रेडिट्स का। अगर आप कार्बन क्रेडिट एक बहुत इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC की जब मीटिंग्स होती है, कॉप समिट्स होती हैं, तो उनमें डिस्कस होता है कार्बन क्रेडिट। अगर US में बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है और अगर US वाली कंपनी अगर अफ्रीका में रिफॉरेस्टेशन कर दे तो उसका एक कार्बन क्रेडिट उनको मिलता है जो वो सेल कर सकती हैं, और जिन्होंने अफॉरेस्टेशन करा है वो लोग, कंपनी जो पोल्यूशन कर रही है उनको वो सेल कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इंदौर में विद इन इंदौर एक कार्बन क्रेडिट का सिस्टम डेवलप करें। वो कैसे होगा? इंदौर में अगर पीथमपुर क्षेत्र है, सावेर क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ अगर पोल्यूशन कर रही है तो उनको अपन एक कर सकते हैं कि आपको सिटी कार्बन क्रेडिट्स आपको चाहिए, कि आपको इतने रुपए के कार्बन क्रेडिट्स आपको खरीदना है क्योंकि आप इतना लेवल ऑफ पोल्यूशन कर रहे हैं। उसका भी ये मापदंड होते हैं जो सिस्टम से डेवलप हो जाते हैं। कोई किसान या कोई प्राइवेट आदमी अगर अपनी ज़मीन पे पेड़ क्रिएट कर रहा है, फॉरेस्ट क्रिएट कर रहा है, तो उसको वो कार्बन क्रेडिट वो उस इंडस्ट्री वाले को सेल कर सकता है इंदौर में। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कैसे वर्क करेगा वो बारीकी वाला सब्जेक्ट है, पर विद इन इंदौर अगर हम किसी तरह कार्बन क्रेडिट सिस्टम क्रिएट कर पाएँ, हम प्रोजेक्ट्स की कार्बन एमिशन को मेजर कर पाएँ कि भाई इस प्रोजेक्ट से अगले 5 साल में कितना कार्बन को नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान को आप भरपाई करोगे किसी दूसरे एरिया में अफॉरेस्टेशन करके, तो वो बैलेंस हो गया। अगर वो बैलेंस हो गया तो इंदौर की AQI जो आपने बोली थी वो मैनेज रहेगी। अगर वो नहीं हुआ तो जैसे दिल्ली का हम आज स्टेट देख रहे हैं, दिल्ली में भी स्मॉग पोल्यूशन भी आपको दिख रहा है, तो इंदौर भी फिर उस स्टेज पे चले जाएगा। इंदौर ने क्लीननेस में करके दिखाया कि जब इंदौर के लोगों को हम कुछ समझा देते हैं तो वो ऑटोमेटिक फ्लो में चालू हो जाता है। क्लीनलीनेस में तो हम काम कर रहे हैं, अब कार्बन इंटेंसिव, कार्बन को समझ के, ग्रीनरी को समझ के हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करें ताकि इंदौर ग्रीन डेवलपमेंट करे, और जब वो हो जाएगा तो वो इंदौर की बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि अभी हमने देखा इंदौर टॉप 10 लिवेबल सिटीज़ में आया है 8th नंबर पे। हमारा टारगेट होना चाहिए कि इंदौर को हम इंडिया की सबसे ज़्यादा लिवेबल सिटी बनाएं, और वो इन सब तरीक़ों से ही होगी। और ये माइक्रो लेवल पे कैसे होगा? क्योंकि मेरा मानना है ठीक है हम जैसे सिटी फॉरेस्ट बन रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन एक माइक्रो लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा?
जैसे हम ठीक है गार्डन डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, तो क्या उसमें एक हम इस कॉन्सेप्ट को अब इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते कि एक माइक्रो कॉलोनी फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट पे भी आए? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कार्बन एब्जॉर्प्शन होगा ये लैंडस्केपिंग से नहीं होगा, ये प्लांटेशन से नहीं होगा, ये ट्रीज से होगा जो आने वाले 15 साल बाद हमें मिलेंगे। तो क्या प्रोजेक्ट लेवल पे इसको इंटीग्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप लैंडस्केपिंग तो कर रहे हो, और मैंने देखा है बहुत सी जगह, वो बहुत सी कॉलोनी में, हमारी कॉलोनी में ही देख लें, आज वो गार्डन बने लेकिन कोई नहीं घूमता वहाँ पे। लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर अगर आज 50 पेड़ उग गए और वो एज अ फॉरेस्ट डेवलप हो गए तो उससे कार्बन तो बहुत सारा एब्जॉर्ब होगा। तो इस दिशा में भी क्या रियल एस्टेट को सोचना चाहिए, जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं इंदौर के, उनको सोचना चाहिए कि लैंडस्केपिंग तो ठीक है, वो आर्टिफिशियल हम दिखा रहे हैं क्योंकि सुंदर दिखता है, पर वो जो बेसिक कोर है ऑक्सीजन, जैसे मैं तो बोलता हूँ कि आप भले ही 1000 स्क्वायर फीट में 200 आगे का छोड़ दो, उस 200 स्क्वायर फीट में है ना 4 पेड़ लगा लो अपने, क्योंकि वो समय आएगा जब आपको अपना ऑक्सीजन खुद उगाना पड़ेगा, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह पाओगे। क्योंकि आज इंदौर में जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो चोरल के जंगलों से होता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ 10 से 12 लाख प्लांट ट्रीज ही हैं जो ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो क्या अब ये चीज़ें माइक्रो लेवल पे भी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए? इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस या रूल्स बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली आपने। इसमें मैं हमारा एक पर्सनल एग्जांपल लेना चाहूँगा। हमने जब 2007 में परम विहार बनाई तो मेरे जो चाचा हैं राजेश जी का, उनको भी स्टार्टिंग से एनवायरमेंटली का बहुत शौक था। तो हमने उस टाइम 2007 में जब प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे तो हमने वहाँ पे एक वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट बनाया। एक हमने वन फल बाग क्रिएट करा, फल बाग, उसमें पेड़ लगाए। अभी भी हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे तो लपक के ग्रीनरी प्लांटेशन हम करते हैं। हम खुद की नर्सरी हम एक डेवलप कर रहे हैं जिससे हम प्रोजेक्ट्स को ग्रीन बनाएं। तो क्यों ना ये पॉलिसी लेवल पे आ जाए। जैसे आप 10% गार्डन छुड़वाते हो, 1-8% आप ऐसे ग्रीन उस कॉलोनी का जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो जाए, या आप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए। भाई कितने म्यूनिसिपैलिटी ने पॉलिसी कर रखी है कि अगर आप मकान बना रहे हो तो उसमें आपको कंपलसरीली ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है कि बारिश का पानी आप ग्राउंड में वापस करो और ग्राउंड में वो ग्राउंड वाटर उसका रिचार्ज हो जाए। पर नहीं होता है। वो आप पॉलिसी में लेवल में लाओ, कंप्लीशन उससे आप डिसाइड करो, कॉस्टिंग उससे बढ़ेगी। अब कॉस्टिंग बढ़ रही है तो कॉस्टिंग को कैसे आप सॉल्व करोगे? आप जैसे मैं वर्टिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो उसमें आप FAR क्यों नहीं इंदौर बढ़ा पा रहा है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इंदौर में अभी भी मैक्सिमम FAR 2 का मिल रहा है। हैदराबाद में अनलिमिटेड FAR की तरफ हम जा चुके हैं। बॉम्बे में अच्छा FAR मिलता है। आप उसके पूल्स पॉलिसी बनाओ और मास्टर प्लान में क्रिएट करो कि आप एक सिंगल प्लॉट ऑफ लैंड पे ज़्यादा ऊपर तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, शहर की बाहर की एग्रीकल्चर लैंड खत्म नहीं होगी। आपको एग्रीकल्चर लैंड भी चाहिए आपके ओवरऑल एयर के डायनेमिक्स के लिए, क्योंकि आप सबको कंक्रीट करते जाओगे तो आप अल्टीमेटली अर्बन जंगल क्रिएट कर लोगे। तो आप विद इन ऊपर आप लेके जाओ और बाहर आसपास ग्रीन फॉरेस्ट एरिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें स्मूथ और अच्छी वर्क करेगी। तो इस तरीके से माइक्रो पॉलिसी लेवल पे ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती है। और इंदौर के लोग इतने अच्छे हैं कि अगर वो ये सब करना चाहें तो वो 100% करोगे। जहाँ फाइनेंशियल लॉस की बात है, अब सरकार उसको TDR पॉलिसी के थ्रू या FAR पॉलिसी बढ़ाने के थ्रू उसको इंसेंटिव दे कि डेवलपर वो जो एरिया छोड़ रहा है उसकी जगह उसको माल बनाने का फ़ायदा मिल रहा है, तो वो मैनेज हो जाएगा। तो रत्नेश, मैं ये मानता हूँ, और जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं और आपसे भी जिस हिसाब से बात करी, कि अब कई सारे पॉलिसी लेवल्स पे, एनवायरमेंटल लेवल पे और एक प्रोसेस लेवल पे करेक्शंस की ज़रूरत है, और इवन प्राइसिंग में भी करेक्शन की ज़रूरत है कि ये जो एबनॉर्मल रिटर्न्स हमने कमिट कर दिए उसके कारण एंड यूजर्स तक प्रोजेक्ट्स महंगे होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो फिर वर्टिकल ग्रोथ पे जाएंगे। और जो हमारे प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स, मैं नहीं चाहता या हम नहीं चाहते कि वो वैसे ही रखे रह जाएं, क्योंकि हमने बहुत सारी कॉलोनी आज भी हम ऐसे देखते हैं कि वो कॉलोनी कटी की कटी पड़ी हैं, कोई नहीं रह रहा है, और वहाँ पर जो बड़ी मेहनत से इंफ्रा डेवलप किया था डेवलपर ने, अच्छे गार्डन्स बनाए थे, अच्छी सड़कें बनाई थी, वो सब वैसी की वैसी पड़ी हैं। सो ये ना हो, उसकी जगह तो प्राइस करेक्शन किया जाए, प्राइस रिवीजन किया जाए, इन्वेस्टर्स से भी बात की जाए कि भाई, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी एक जो रिटर्न कमिट किया था वो तो आज ट्रेडिंग में भी, अगर आपने बात की तो ट्रेडिंग में भी लॉसेस होते ही हैं ना, पर उन्हें एटलीस्ट वो लॉस तो नहीं होगा कि भाई ₹1,00,000 की चीज़ आपने खरीदी थी तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कट के 90 मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो अप्रिशिएट होकर मिलना ही वाला है। पर उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो रियल एस्टेट कम्युनिटी को होगा और एंड यूज़र्स को होगा। और ये जो एक सैचुरेशन या डाउनफॉल जैसा लोग बोल रहे हैं
कि भाई मंदी आ गई है या इंदौर का रियल एस्टेट अभी ठंडा पड़ा है, ये फिर से ग्रो कर पाएगा। तो आपका वो एक लास्ट मैसेज 3 लोगों के लिए, क्योंकि अब आप उसमें पॉलिसी के जानकार भी हैं, तो पहला तो हमारे एंड यूज़र्स के लिए क्या होगा, क्योंकि बहुत लोग अभी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं इंदौर में, प्रॉपर्टी हंट कर रहे हैं और कई बार इलीगल प्रॉपर्टीज़ में भी फंस जाते हैं वो। सेकंड, डेवलपर्स के लिए आपका क्या होगा, चूँकि आप एक सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और मैक्सिमम ऑफ इंदौर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी सस्टेनेबिलिटी को ध्यान नहीं रख रहे हैं। और तीसरा, अथॉरिटी लेवल पे कि अथॉरिटी को वो क्या प्रोएक्टिवली अब स्टेप्स उठाने चाहिए कि ये जो पूरा इकोसिस्टम बन रहा है इंदौर के रियल एस्टेट का, ये और ग्रो करे और हम लोग जो Tier 1 के ट्रांसफॉर्मेशन में है वो एक स्मूथ हो, ना कि हसल वाली हो। आशीष जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से इंदौर टॉक को आप, अतुल जी और सनिल भाई, जिस तरह से आप लोग ने इसको डेवलप किया, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैसे भाईचारा और बिज़नेस का रिलेशन होता है। मेरे भी फैमिली में मेरे छोटे भाई हैं, सौम्य प्रकाश है, ईशान है, सौमित्र है, रोहित है, हम लक्ष्य है, हम बहुत सारे भाई हैं। हमारा भी ये इंटेंशन है कि आपस में मिलके और कोऑर्डिनेट करके बिज़नेस को चलाएं, उसके सिस्टम्स ऐसे बनाएं कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स या डिस्प्यूट्स अराइज ना हो। तो वो मेरा इंटेंशन रहता है। तो पहले तो इस तरीके से इंदौर टॉक को चलाने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और जो आपने बात बोली 3 सेगमेंट को कैटर करने की, एक एंड यूज़र की अगर मैं बात करूं तो एंड यूज़र को ये समझना है कि उसको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट, अपनापन, रिस्पेक्ट कहाँ से मिल रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। मेरा ऐसा मानना है कि एंड यूज़र को भेड़चाल की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है। आप खुद जाओ, सारे प्रोडक्ट्स आप देखो, उस प्रोडक्ट्स की प्राइस और उसकी क्वालिटी को एनालाइज करो, और आपको वो प्राइस और क्वालिटी एनालिसिस जमे तो आप उसमें आगे लो। जब मैं इन्वेस्टर की बात करूँ, इन्वेस्टर को ये समझना है कि मुझे वहाँ इन्वेस्ट करना है जो प्रोडक्ट जब मैं बाहर बेचने निकलूँ तो उसके लिए एंड यूज़र लेने के लिए खड़ा हो। एंड यूज़र लेने खड़ा होगा मतलब क्या है कि एंड यूज़र को फाइनेंशियल लोन तरीक़ों से उसको वो चीज़ ईजी लगे, तो आप जल्दी उसमें प्रॉफिट लेके आप फ्री हो सकते हो। बजाय ऐसी चीज़ लेना है जो बहुत लॉन्गर टर्म विजन की है, वहाँ बहुत कुछ नया आएगा, ये आएगा। रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स भी होते हैं, पर मेजर इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना है कि अगर उनका प्रोडक्ट एंड यूज़र की तरफ जा रहा है 2-3 साल में, तो वो प्रोडक्ट इन्वेस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। जहाँ आपने गवर्नमेंट की बात करी, मेरा ऐसा मानना है गवर्नमेंट में, इंदौर में स्पेशली काफ़ी हमारे मेयर काफ़ी एक्टिव हैं, कलेक्टर साहब बहुत एक्टिव हैं, कुछ पुराने नेता बहुत एक्टिव हैं, और क्रेडाई जैसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिव है। हमको एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान रखना है कि आप जो सब कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बट लेकिन आपको एक आवाज़ सुननी है, वो है कॉमन मैन की, कॉमन बिजनेसमैन की। उसका आप एक ग्रीवेंस एड्रेसल अगर आप डेवलप कर पाए तो इंदौर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इंदौर जब भी बढ़ता है जब आप उसमें कॉमन लोगों को जोड़ते हो। इंदौर को क्लीन बनाना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं था, इंदौर के लोगों ने जब माना। मुझे आज भी याद है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मैं एक बार ट्रेजर आइलैंड के आसपास था, तो किसी एक रैंडम इंसान ने कचरा फेंका, तो दूसरे एक आदमी ने उसको टोका कि आप इसको उठाओ। तो ये इंदौर के लोगों की मानसिकता है। हम अहिल्या माता के सब लोग हैं, तो हम बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, बस आपको वो एक स्ट्रक्चर देना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वो दे देगी तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू रत्नेश जी, आप आए। और आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी ये इंदौर का जो मार्केट है और इन्फॉर्मेशंस हैं ये और ग्रो होंगी, और हमारा भी मोटिव यही है कि इंदौर की जो ये इन्फॉर्मेशन है, ग्रोइंग इन्फॉर्मेशन है, या जो यूटिलिटी वाली इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अब जो इंदौरियंस के अलावा बहुत सारे ऐसे लोगों की फैमिली बनने वाली है, बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स लोगों की फैमिली बनने वाली है जो कुछ एस्पिरेशन, कुछ ड्रीम्स, कुछ सपने लेके इंदौर में आ रहे हैं। तो बोलते हैं ना, वो जब वो आए ना तो उन्हें एक वो वेलकम मिले, उन्हें एक ऑनेस्ट प्रोडक्ट मिले, उन्हें अच्छी सर्विसेज मिले, अच्छा इंफ्रा मिले, अच्छा एक एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि उनका वो जो एक्सपीरियंस होगा वो कहीं ना कहीं रिटर्न फिर इंदौर को देंगे। चाहे वो जो आपने बात करी अवेयरनेस में कि वो फिर इंदौर को अपनी सिटी समझेंगे, वो इंदौर को अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं सिर्फ देखेंगे, वो ऐसे देखेंगे कि भाई ये मेरा घर है।
तो बस वही कॉज है और वही सारा मोटिव रहता है इन कन्वर्सेशंस को करने का, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस की कमी है। और पर्टिकुलरली रियल स्टेट को लेके, रियल स्टेट की इन्फॉर्मेशन को लेके अभी हम इंदौर टॉक रियलिटी पे बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, और उसका मोटिव यही है देन अगेन कि जैसे हम इंदौर की फ़िल्टर्ड इन्फॉर्मेशन इंदौर टॉक के थ्रू देते हैं, वैसे इंदौर की रियल स्टेट की फ़िल्टर्ड इन्फॉर्मेशन इंदौर टॉक रियलिटी के थ्रू दें, और वो लोगों को ईज़ करे सही डिसीजन लेने में, सही प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करने में, या सही एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने में। तो ये एक पूरा बोलेंगे कंबाइंड मिशन है जो हम लोग साथ में, और जर्नी है साथ में कैरी करेंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।